हेलो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मास्टर योर इमोशंस की। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हैं और एक संतुलित व खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने इमोशंस के कारण गलत फैसले ले लेते हैं या अपने रिश्तों में खटास ले आते हैं। इमोशंस हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन जब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो यह हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मास्टर योर इमोशंस न सिर्फ एक किताब है, बल्कि यह एक गाइड है जो आपको आपकी भावनाओं को समझने, पहचानने और उन पर नियंत्रण पाने की कला सिखाती है। इसमें आपको मिलेंगे प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रेटेजी जो आपको आपके दैनिक जीवन में मदद करेंगे। चाहे आप स्ट्रेस, एंजाइटी या डिप्रेशन से जूझ रहे हों या फिर आप अपने काम और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाना चाहते हों, यह किताब आपके लिए एक बेहतरीन टूल साबित हो सकती है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अक्सर हम अपने नेगेटिव थॉट्स में फंस जाते हैं और इससे हमारा मूड और हमारी हेल्थ दोनों प्रभावित होते हैं। इस किताब में दी गई टेक्निक्स की मदद से हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचान सकते हैं और उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हैं। तो अगर आप भी अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और अपने जीवन में एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम आपको इस किताब के हर पहलू से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे भी ऐसी ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देख सकें। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस शानदार किताब मास्टर योर इमोशंस की जर्नी और जानते हैं कि कैसे हम अपने इमोशंस के मास्टर बन सकते हैं। चैप्टर 1, हाउ योर सर्वाइवल मैकेनिज्म अफेक्ट्स योर इमोशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आज की जिंदगी आपके पूर्वजों की जिंदगी से कितनी अलग है? आज आपको खाने के लिए जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में आप आसानी से अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। आपको किसी जंगली जानवर से छिपने या डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब वह आपके घर में घुसकर आपका शिकार नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी आपके भीतर एक ऐसा प्राचीन सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो कभी खत्म नहीं हुआ। जब आप किसी खतरे का सामना करते हैं तो यह मैकेनिज्म आपको भागने की ऊर्जा देता है, और यही वजह है कि यह नकारात्मक घटनाओं को सकारात्मक घटनाओं की तुलना में ज्यादा याद रखता है। जब आप अपने पूर्वजों के समय की बात सोचते हैं तो आपको समझ आता है कि उनके लिए नकारात्मक घटनाओं का मतलब जीवन मृत्यु का मामला होता था। अगर कोई कबीला आपको अपनाने से इनकार कर देता तो आपके जीवित रहने के चांस बहुत कम हो जाते थे, क्योंकि तब कौन आपको जंगली जानवरों से बचाता और अपने खाने में हिस्सा देता। आज भले ही आपकी जान पर कोई खतरा न हो, फिर भी नकारात्मक घटनाएं हमें भावनात्मक रूप से तकलीफ देती हैं। जब आपका बॉस आपको डांटता है तो आपको बुरा लगता है। जब आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तो आपको उदासी घेर लेती है। इस नकारात्मकता के झुकाव ने हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने में मदद की थी, लेकिन आज यह हमारी मदद नहीं करता। अगर आपका बॉस आपके काम की आलोचना करता है या आपका दोस्त आपसे बात करना बंद कर देता है तो इससे आपकी जान नहीं जाएगी, लेकिन भावनात्मक दर्द एक ऐसी चीज है जो हमें गहराई से चोट पहुंचाती है। इससे बचने और खुश रहने के लिए आपको इस नकारात्मकता के झुकाव से सचेत होकर लड़ना होगा। अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके दिमाग में तब रिलीज होता है जब आप कुछ खास तरीके से व्यवहार करते हैं, जैसे अच्छा खाना खाना। यह आपके प्लेजर सेंटर में जाकर आपको खुशी महसूस कराता है। लेकिन क्योंकि डोपामिन इंसान को अच्छा महसूस कराता है, कई लोग इसका दुरुपयोग करने लगते हैं, जैसे कि वे नॉनस्टॉप खाते रहते हैं या किसी चीज की लत का शिकार हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की लत आपकी सेहत के लिए खतरनाक होती है। आपका मनोभाव ऐसा हो सकता है कि आपको मटेरियल चीजों से खुशी मिलती है। नई कार या नया फोन आपको वह खुशी देता है जो आप महसूस करना चाहते हैं, लेकिन इन चीजों की खुशी भी अस्थायी होती है। इसे हेडोनिक एडॉप्शन कहते हैं।
यह अस्थायी खुशी आपको थोड़े समय के लिए खुश कर देती है, इसीलिए आप इसके पीछे भागते रहते हैं। हम सबके भीतर खुशी का एक स्तर होता है जो हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से खुश रहते हैं और कुछ सामान्य। आपकी खुशी का स्तर तब बढ़ जाता है जब आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर को ट्रिगर करता है। अब फिर से नई कार या नए फोन का उदाहरण लेते हैं। जब आप इन्हें खरीदते हैं तो आपकी खुशी के स्तर में उछाल आता है, लेकिन बाद में यह वापस सामान्य स्तर पर आ जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि आपको खुशी के पीछे नहीं भागना चाहिए क्योंकि यह हमेशा उच्च स्तर पर नहीं रहेगी? बिल्कुल नहीं। द हाउ ऑफ हैप्पीनेस के लेखक सोंजा ल्यूबोमिर्स्की के अनुसार खुशी का प्रतिशत कुछ इस प्रकार होता है। 50% आपकी खुशी आपके जीन से आती है, 40% आंतरिक कारकों के कारण होती है, सिर्फ 10% बाहरी कारकों से आती है, जैसे मटेरियल चीजें या प्रमोशन मिलना। इस खुशी के प्रतिशत से हमें यह सीखने की जरूरत है कि खुश रहना हमारे ऊपर निर्भर करता है, इस बात पर नहीं कि हमारे साथ क्या होता है। सच्ची खुशी तो हमारे भीतर से आती है। चैप्टर 2, द नेचर ऑफ इमोशंस। हमारे भावनाओं को संभालना कभी कभी बहुत मुश्किल हो सकता है, खासकर जब वे नकारात्मक हों। क्या आपने महसूस किया है कि जब आप गुस्से या हताशा से भर जाते हैं तो उन्हें तुरंत नियंत्रित करना लगभग असंभव सा लगता है? चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, ये भावनाएं अक्सर आपकी पकड़ से बाहर हो जाती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन भावनाओं को संभालना संभव है। इसके लिए आपको बस यह समझने की जरूरत है कि ये भावनाएं अस्थायी होती है। जैसे कि पेनीलोप की कहानी लें। वह सुबह देर से उठती है और उसके बाद उसे सब कुछ जल्दबाजी में करना पड़ता है, जल्दी से नहाना, नाश्ता करना और काम पर दौड़ना। इस सब के बीच वह चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस करती है। भले ही वह खुद से कहे कि उसे शांत रहना चाहिए, यह तरीका अक्सर काम नहीं करता। इसके बजाय पेनीलोप खुद को अपने भावनाओं से अलग करने की कोशिश कर सकती है। वह अपने आप से कह सकती है, हाँ, आज का दिन जिस तरह से शुरू हुआ उससे मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, लेकिन यह भावना धीरे धीरे दूर हो जाएगी और मैं फिर से अच्छा महसूस करूंगी। यह मान लेना कि भावनाएं आती जाती रहती हैं एक महत्वपूर्ण सबक है। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। नकारात्मक भावनाएं हमेशा बुरी नहीं होती। इन्हें बेकार समझना ठीक नहीं है। कई बार ये भावनाएं आपके लिए प्रेरणा का कारण बनती हैं। हार की भावना आपको अगली बार और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। किसी प्रियजन को खोने का दर्द आपको उन लोगों की कद्र करना सिखाता है जो आपके जीवन में अभी भी मौजूद हैं। यदि आप अभी भी नकारात्मक भावनाओं से निपटने में संघर्ष कर रहे हैं तो उस समय को याद करें जब आपने पहले भी ऐसी ही भावनाओं का अनुभव किया था। आपने उस चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना किया और उसे पार किया। चाहे आप कितना भी बुरा महसूस कर रहे हों, यह जानना जरूरी है कि यह भावना भी गुजर जाएगी। नकारात्मक भावनाओं से निपटने का एक और स्वस्थ तरीका यह है कि याद रखें, यह आपको परिभाषित नहीं करती। यदि आप उदास महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अवसादग्रस्त हैं, और इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप एक असफल व्यक्ति हैं। जो आप अभी महसूस कर रहे हैं वह आपकी पहचान को कमतर नहीं करता। खुद को खुश रखने के लिए सक्रिय रूप से एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है, आप जो सोचते हैं वही आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं? यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही स्थितियों पर लागू होती है। कल्पना कीजिए कि आप किसी बुरी स्थिति में हैं। जिस परीक्षा के लिए आपने इतनी मेहनत की थी उसमें आप असफल हो गए और आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई। यह घटनाएं आपको आपके जीवन के बाकी हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर कर सकती हैं जो गलत जा रहे हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि आपका वजन बढ़ रहा है, कोई आपको पसंद नहीं करता और आप अकेले और उदास महसूस करते हैं। नकारात्मकता को खुद पर हावी होने देना बहुत आसान होता है, लेकिन जो भावना आप पर हावी हो रही है उससे खुद को आजाद करना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, जब आपको कोई भावना महसूस हो तो आपको उसके बारे में जागरूक होना चाहिए।
खुद को बार बार याद दिलाएं कि यह भावना जल्द ही चली जाएगी। यह आपको अपने भावनाओं को और उन्हें ट्रिगर करने वाली चीजों को समझने में भी मदद करेगा। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोफिया को एहसास हुआ कि गलती करने से उसे गुस्सा आता है। वह छोटी छोटी गलतियों पर खुद पर गुस्सा करती थी। उसने यह महसूस किया कि वह अक्सर अपनी पुरानी गलतियों पर भी ध्यान केंद्रित करती है। लेकिन सोफिया ने इस नकारात्मक चक्र से बचने का एक तरीका खोज लिया। उसने खुद को याद दिलाना शुरू कर दिया कि वह भी एक इंसान है और उससे भी गलतियां हो सकती हैं। उसने खुद को यह भी याद दिलाया कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ उपलब्धियां भी हासिल की हैं। नकारात्मक विचारों के चक्र को रोकने के लिए खुद को देखने की आदत डालें। यह पता लगाएं कि आपकी भावनाओं को क्या ट्रिगर करता है। उस समय आप अपने आप से क्या कहते हैं और कौन सी चीज ने आपको इस नकारात्मक चक्र से बाहर निकलने में मदद की थी और आपने उससे क्या सीखा। भावनाओं का यह सफर हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हम हमेशा अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उनसे बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। खुद पर विश्वास रखें और याद रखें कि हर भावना अस्थायी होती है। चैप्टर 3, चेंजिंग योर इंटरप्रिटेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी खुशी के लिए बाहरी चीजें केवल 10% ही जिम्मेदार होती हैं? यह जानकर थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो यह सच है। आपकी संपत्ति, उपलब्धियां और जीवन में जो कुछ भी बाहरी रूप से आपके पास है, वह आपकी खुशी को उतना प्रभावित नहीं करता जितना आप सोचते हैं। आइए इस पर एक नजर डालें कि कैसे हमारी धारणाएं या कहीं हमारे मान्यताएं हमारी भावनाओं को प्रभावित करती है। इन धारणाओं का प्रभाव चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, यह हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है। यही कारण है कि हमें इन चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आइए कुछ सामान्य विश्वासों के बारे में बात करें और देखें कि उन्हें कैसे बदला जा सकता है। पहली धारणा, यह एक समस्या है। जब हम किसी स्थिति को एक समस्या के रूप में देखते हैं, तो यह हमारी चिंता और तनाव को बढ़ा देती है। लेकिन क्या हो अगर वह वास्तव में एक समस्या ना हो? केटी की कहानी ले। उसने सुना कि उसे शायद नौकरी से निकाला जा सकता है। पहली बार में यह उसे एक बड़ी समस्या लगती थी। उसने खुद को भय और अनिश्चितता में डूबा पाया। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह समस्या नहीं है तो क्या है? उसने इसे एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया, अपने सपनों की नौकरी की तलाश करने का मौका। इस नए दृष्टिकोण ने उसे न केवल अपनी चिंता से छुटकारा दिलाया, बल्कि एक नई ऊर्जा भी दी। दूसरी धारणा, मुझे शादी करके बच्चे पैदा करने चाहिए। यह धारणा अक्सर हमारे समाज और परिवारों द्वारा हम पर थोपी जाती है। क्या यह जरूरी है कि हम समाज की उम्मीदों पर खरा उतरें सिर्फ इसलिए कि लोग ऐसा कह रहे हैं? इसका मतलब यह नहीं कि हमें भी वही करना चाहिए। शादी और बच्चों का फैसला हमारा अपना होना चाहिए, न कि किसी सामाजिक दबाव का परिणाम। इस पर सोचें कि क्या वास्तव में आप इसके लिए तैयार हैं या यह सिर्फ दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने का एक साधन बन गया है। तीसरी धारणा, मुझे भविष्य के बारे में सोचकर डर लग रहा है। भविष्य की चिंता एक ऐसी चीज है जिससे हम सभी गुजरते हैं। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा और यही अनिश्चितता हमें डरा देती है। लेकिन क्या वास्तव में इस डर में जीने का कोई फायदा है? भविष्य को लेकर चिंता करना स्थिति को बदल नहीं सकता। इसके बजाय हमें वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो हमारे पास अभी है उस पर ध्यान दें और अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आप भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान को जरूर सुधार सकते हैं। चौथी धारणा, यह मेरी किस्मत है। कभी कभी जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती तो हम अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी बदकिस्मती की वजह से सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो क्या यह सच में हमारी किस्मत है या यह हमारी धारणाएं हैं जो हमें ऐसा महसूस करवा रही हैं? अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना सीखना जरूरी है। आप जो भी करते हैं उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराएं। यह समझना कि आप अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करेगा। पांचवी धारणा, मुझे हमेशा सही होना चाहिए।
यह धारणा हमें बहुत अधिक तनाव देती है। हम सोचते हैं कि हमें हर स्थिति में सही होना चाहिए और अगर हम गलत होते हैं तो यह हमारी असफलता का प्रमाण है। लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? गलतियां करना मानव स्वभाव है। हम सभी गलतियां करते हैं और यही गलतियां ही हमें सिखाती हैं। खुद पर इतना कठोर न बने। अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़े। छठवीं धारणा, मैं दूसरों को खुश करना चाहता हूं। हम में से कई लोग दूसरों को खुश करने की कोशिश में अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम दूसरों को खुश करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। लेकिन क्या यह हमेशा सच होता है? अपनी खुशी को प्राथमिकता देना सीखें। दूसरों की खुशी महत्वपूर्ण है, लेकिन अपनी खुशी को नजरअंदाज करके नहीं। सातवीं धारणा, मैं कुछ नहीं बदल सकता। यह धारणा हमें हतोत्साहित कर सकती है। हम सोचते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह सच नहीं है। आप अपने जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं अगर आप अपनी सोच को बदलें। आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। यही चीज तय करती है कि आप खुश रहेंगे या दुखी। इन सभी धारणाओं को बदलने का मतलब है कि आप अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर रहे हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हैं तो आपकी भावना भी बदलने लगती है। चैप्टर 4, लेटिंग गो ऑफ योर इमोशंस। क्या आप जानते हैं कि अगर आपको सच में खुश रहना है तो अपनी भावनाओं को दबाकर रखना कितना नुकसानदायक हो सकता है? गुस्सा, कड़वाहट और अन्य नकारात्मक भावनाएं आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकती हैं। इससे पहले के अध्यायों में हम इन चीजों पर चर्चा कर चुके हैं और यह बताने की जरूरत नहीं कि ये भावनाएं हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। याद करें कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपके शरीर में क्या होता है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथों में पसीना आ जाता है, शरीर गर्म महसूस करने लगता है, किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपने भावनाओं को दिल में दबाकर न रखें। सबसे पहले अपने भावनाओं को खुद से अलग करके उन्हें निरीक्षण करें। पेनी की कहानी। पेनी के बॉस ने जब तीसरी बार उसके काम में सुधार की बात कही तो उसने खुद को बहुत बेवकूफ महसूस किया। उसे लगा जैसे वह इस नौकरी और पद के लायक ही नहीं है। यह एक सामान्य प्रतिक्रिया थी, लेकिन पेनी ने तय किया कि वह इस भावना से खुद को अलग रखेगी। उसने खुद से कहा, मुझे बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा है, लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूं। यह सोचने में बड़ा फर्क होता है कि हम अपनी भावनाओं को खुद से जोड़कर देखते हैं या उन्हें एक अलग चीज के रूप में। पेनी ने खुद को नकारात्मक बातें सुनाने से भी रोका। जब भी वह ऐसा महसूस करती, वह उन पलों को याद करती जब उसने खुद को बेवकूफ समझा था, लेकिन उसने यह सोचकर खुद को और अधिक नकारात्मक भावनाओं में घेरने से बचाया। दूसरा, अपनी भावनाओं को एक लेबल दें। भावनाओं को एक ऐसी चीज के रूप में समझें जो अस्थायी है, जैसे कपड़े। आप उन्हें पहनते हैं और फिर बदल भी लेते हैं। आपकी भावनाएं आपको परिभाषित नहीं करती। पेनी की तरह अपने भावनाओं को देखने का तरीका बदले। उदाहरण के लिए, मैं दुखी हूं की बजाय कहें, मुझे दुख महसूस हो रहा है। यह बदलाव आपके और आपकी भावनाओं के बीच दूरी पैदा करता है, जिससे उनसे दूर होना आसान हो जाता है। तीसरा, अपनी भावनाओं को पकड़े मत रखें, उन्हें जाने दो। यह समझना जरूरी है कि हम दो कारणों से अपनी भावनाओं पर निर्भर हो जाते हैं। एक, यह उन कहानियों को और मजबूत करता है जो हम खुद को बताते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम और अधिक दुखी महसूस करना चाहते हैं। यह दुख की बात है कि ज्यादातर लोग खुद को तकलीफ पहुंचाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दो, हमें लगता है कि हम अपनी भावनाओं के बिना अधूरे हैं। लेकिन क्या यह सच है? जब तक हम खुद को अपनी भावनाओं से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। एमिली की कहानी। एमिली को अक्सर अधूरापन महसूस होता था। वह अपने दोस्तों और सहकर्मियों की तुलना में खुद को हारा हुआ समझती थी। जब उसने देखा कि वे अपने व्यक्तिगत मील के पत्थर हासिल कर रहे हैं, तो उसे उनसे ईर्ष्या होने लगी। एमिली ने डेली गोल्स की एक टू डू लिस्ट बनाई ताकि वह खुद पर गर्व महसूस कर सके।
उसने उन गोल्स को हटा दिया जो एक दिन में पूरे करना असंभव थे। उदाहरण के लिए, उसने अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए 1 घंटे की जॉगिंग का लक्ष्य रखा, लेकिन 1 घंटे की जॉगिंग सफलतापूर्वक करने के लिए उसे नियमित अभ्यास की जरूरत थी। जब वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई तो उसे लगा कि वह किसी लायक नहीं है। यह सोच उसे और अधिक बुरा महसूस करा रही थी। इसलिए उसने तय किया कि वह अपनी भावनाओं को पकड़कर नहीं रखेगी। उसने अपने डेली गोल्स को अचीवेबल बनाया और अब उसे तनाव महसूस नहीं होता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि एमिली को अपनी मील के पत्थर हासिल करने से आत्मविश्वास आने लगा। चौथा, अपनी भावनाओं को जाने देने के लिए द सेडोना मेथड सीखें। द सेडोना मेथड हिल डस्किन की किताब का एक कंसेप्ट है जो आपको 3 अलग अलग तरीकों से अपनी भावनाओं को रिलीज करने में मदद कर सकता है। पहला तरीका, अपनी भावनाओं को पकड़ो मत। नकारात्मक भावनाओं को कभी पकड़कर नहीं रखना चाहिए, उन्हें जाने दो। दूसरा तरीका, उन भावनाओं को अपनी लाइफ में एक स्पेस बनाने दो। इससे आप जो महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन उनसे चिपके नहीं रहते या उन्हें अपनी पहचान नहीं बनने देते। आप बस उन्हें आने देते हैं। तीसरा तरीका, उन्हें वेलकम करो। इसमें आप बिना किसी जजमेंट के अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हो। उन्हें करीब से देखकर आप जान पाओगे कि यह भावनाएं आखिर कहां से रही हैं। द सेडोना मेथड के अनुसार अपनी भावनाओं को जाने देने के लिए आप यह 5 स्टेप अपना सकते हैं। स्टेप 1, एक खास भावना पर फोकस करें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यह जरूरी नहीं कि वह भावना बहुत गहरी हो। यह कोई साधारण भावना भी हो सकती है, जैसे लंबी लाइन देखकर चिढ़ महसूस करना। स्टेप 2 और 3, आपको खुद से यह सवाल पूछने होंगे। यह उस अप्रोच पर निर्भर करता है जो आप ऊपर बताए गए तीनों तरीकों में से चुनेंगे। पहले तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को जाने दे सकता हूं? क्या मैं इस भावना को जाने दूंगा? दूसरे तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को यहां रहने दे सकता हूं? क्या मैं इस भावना को यहां रहने दूंगा? तीसरे तरीके के लिए, क्या मैं इस भावना को वेलकम कर सकता हूं? क्या मैं इस भावना को वेलकम करूंगा? हर सवाल का जवाब ईमानदारी से देने की कोशिश करें। यहां कोई गलत या सही जवाब नहीं है। इसे समझने का बस एक तरीका है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, यह समझें और फिर उस भावना को आने दें। स्टेप 4, खुद से पूछें कब। आपका जवाब हमेशा होना चाहिए अभी। आपको इस भावना से छुटकारा पाना है। बहाने मत बनाओ, इसे रिलीज करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। स्टेप 5, पूरे प्रोसेस को फिर से दोहराएं जब तक कि आपने जो भावना फोकस करने के लिए चुनी है वह दूर ना हो जाए। द सेडोना मेथड सुनने में जितना सरल लगता है उतना ही प्रभावशाली भी है। हो सकता है कि आपको इस प्रक्रिया पर शुरुआत में भरोसा न हो, लेकिन इसे आजमाने में कोई नुकसान नहीं है। अपने भावनाओं को जाने देने की डेली प्रैक्टिस करें। जल्द ही आप अपने भावनाओं के मास्टर बन जाएंगे। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारे भावनाओं के साथ हमारा रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। जब हम उन्हें जाने देना सीखते हैं तो हम खुद को एक नई आजादी और खुशी में पाते हैं। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अपने भावनाओं को जाने दो और एक नई शुरुआत करो। चैप्टर 5, हाउ इमोशंस कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन। इमोशंस हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कभी कभी हल्की फुल्की खुशी, कभी गहरा दुख, तो कभी ऐसा गुस्सा जो दिल की धड़कनें तेज कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह इमोशंस सिर्फ फीलिंगलेस सिस्टम भी हो सकते हैं? हैरियट की कहानी, वह हमेशा स्ट्रेस में रहती थी। उसे अपने काम से, अपने रिश्तों से, यहां तक कि अपनी उपलब्धियों से भी खुशी नहीं मिलती थी। हर दिन एक बोझ की तरह महसूस होता था। फिर एक दिन उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपना शहर बदलने का फैसला किया। यह कदम उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित हुआ। हर नई सुबह अब उसे उत्साह से भर देती थी। वह छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढने लगी। कभी वह किसी पार्क में बैठकर पक्षियों को निहारती, तो कभी किसी कैफे में बैठकर अपनी मनपसंद कॉफी का स्वाद लेती।
एरियट ने अपने इमोशंस को समझा और वह बदलाव किया जो उसकी जिंदगी को नई दिशा में ले गया। एरियट की इस कहानी से एक बात साफ है, अगर उसने अपने इमोशंस को अनदेखा कर दिया होता तो शायद वह कभी उस बदलाव के बारे में सोच भी नहीं पाती। यह समझना जरूरी है कि हमारे इमोशंस हमें कुछ बताना चाहते हैं। जब आप किसी चीज से परेशान या दुखी होते हैं तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ बदलने की जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को पहचानना। अपने इमोशंस को समझना एक अद्भुत कला है। यह आपको यह देखने की ताकत देता है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों। जिम डेटम और डायना चैपमैन की बुक द 15 कमिटमेंट्स ऑफ कॉन्शियस लीडरशिप इस बारे में बहुत कुछ सिखाती है। वे बताते हैं कि आप अपने इमोशंस को एक साधारण तरीके से देख सकते हैं, एक लाइन से ऊपर या नीचे। लाइन से ऊपर सकारात्मकता और कृतज्ञता की स्थिति। जब आप लाइन से ऊपर होते हैं तो आप अपनी भावनाओं और कार्यों के प्रति जागरूक होते हैं। आप जो भी करते हैं उसमें एक पॉजिटिविटी होती है। आप चीजों को कृतज्ञता के साथ देखते हैं। अगर कोई आपको कुछ कहता है तो आप उसे ध्यान से सुनते हैं और उसके विचारों की कद्र करते हैं। आप अपने इमोशंस को महसूस करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं और उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। लाइन से नीचे नेगेटिविटी और असंतोष की स्थिति। वहीं अगर आप लाइन से नीचे होते हैं तो आप अक्सर खुद में और दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। बहस करना, गॉसिप करना और उन लोगों को नकारना जिनका ओपिनियन आपसे अलग होता है, यह सब लाइन से नीचे होने के संकेत हैं। आप अपने इमोशन से जूझते हैं, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। हर बार जब आप किसी इमोशन को महसूस करें, खुद से यह सवाल करें, क्या यह लाइन के ऊपर है या नीचे? यह सवाल आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपको अपने इमोशंस को कैसे संभालना है। अगर आप खुद को लाइन से नीचे पाते हैं तो इसका मतलब है कि आपको अपने इमोशंस को जाने देना चाहिए। उन्हें पकड़ कर रखने का कोई फायदा नहीं, बल्कि उन्हें समझकर, स्वीकार करके और फिर जाने देकर आप अपने लिए एक नई राह खोल सकते हैं। हमारे इमोशंस हमें हमेशा कुछ न कुछ सिखाते हैं। चाहे वह खुशी हो, गुस्सा हो या उदासी, हर इमोशन का एक मतलब होता है। अगर आप अपने इमोशंस को सही तरीके से समझें तो यह आपकी जिंदगी को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। एरियट ने अपने इमोशंस को सुना, उन्हें समझा और अपने जीवन में वह बदलाव किया जो उसकी खुशी का कारण बना। आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही कई मौके आएंगे। जब भी आपको लगे कि आप कहीं अटक गए हैं, अपने इमोशंस की सुनिए। हो सकता है वे आपको एक नई राह दिखा रहे हो। तो अगली बार जब कोई इमोशन आपके दिल में दस्तक दे, उसे अनदेखा मत करिए। उसे समझिए, उसे महसूस करिए और उसे गाइड बनने दीजिए। शायद वह आपको उस दिशा में ले जाए जहां आपको वाकई होना चाहिए। चैप्टर 6, रिकॉर्डिंग योर इमोशंस। हमारे इमोशंस वे एहसास हैं जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को छूते हैं। कभी खुशी से झूम उठते हैं तो कभी दुख के साए में डूब जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम अपने इन इमोशंस को रिकॉर्ड करें, उन्हें ध्यान से समझें, तो यह हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? इमोशंस को रिकॉर्ड करने का मकसद सिर्फ यह नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स का हिसाब रखें, बल्कि यह एक कोशिश है आपको यह समझाने की कि कैसे आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को बढ़ा सकते हैं और नेगेटिव इमोशन से निपट सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि आप इस सफर पर निकलें, आपको अपने मौजूदा इमोशन स्टेट को जानना होगा। आइए एक हफ्ते के लिए अपनी फीलिंग्स को रेट करें। 1 का मतलब सबसे बुरा दिन और 10 का मतलब एकदम बेहतरीन दिन। हर दिन की फीलिंग लिखें। क्या आपने खुशी महसूस की, गुस्सा आया या कहीं उदासी ने आपको घेर लिया? और हफ्ते के अंत में अपने पूरे हफ्ते का टोटल स्कोर निकालें। लेकिन यहीं पर नहीं रुकना है। अपने आप से कुछ सवाल पूछें। आपने कौन कौन से नेगेटिव इमोशंस महसूस किए? ये फीलिंग्स किसके करीब थी? या आपने उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट किया? नेगेटिव इमोशन से निपटने की कोशिश। जब हम किसी नेगेटिव इमोशन को महसूस करते हैं तो हमारा पहला रिएक्शन उसे दूर करने का होता है। कभी हम गहरी सांसें लेते हैं,
कभी किसी से बात करके अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं और कभी कभी हम इसे खुद में दबा लेते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह अपने आप चला जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अगली बार जब आप किसी नेगेटिव इमोशन का सामना करेंगे तो आप उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप उस इमोशन को पहचानेंगे, उसे समझेंगे और फिर उससे निपटने के लिए एक बेहतर तरीका अपनाएंगे? जब आप अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करते हैं तो आप दो अहम चीजें हासिल करते हैं। एक, आप अपने इमोशंस के प्रति ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। आप जानते हैं कि किस दिन आपका मूड कैसा था और क्यों। इससे आपको अपने पॉजिटिव मूड को मेंटेन रखने में मदद मिलती है। आप अपने लिए वह छोटी छोटी खुशियां ढूंढने लगते हैं जो आपकी जिंदगी को सुंदर बनाती है। 2, आप नेगेटिव इमोशंस से निपटने की एक प्रैक्टिस करते हैं। जब आप जानते हैं कि आपको क्या परेशान कर रहा है तो आप उसे बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। आप अपने लिए ऐसे तरीके ढूंढ सकते हैं जो आपको नेगेटिव इमोशंस से छुटकारा दिलाएं और खुशी की तरफ ले जाएं। अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करना एक साधारण सी एक्टिविटी लग सकती है, लेकिन इसका असर गहरा होता है। यह आपको खुद के साथ जुड़ने का एक मौका देता है। यह आपको सिखाता है कि आपकी फीलिंग सिर्फ एक पल की बात नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। जब आप अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करते हैं तो आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझते हैं। आप जानते हैं कि किस चीज से आपको खुशी मिलती है और किससे दुख, और यही समझ आपको एक बेहतर, खुशहाल और संतुलित जिंदगी की ओर ले जाती है। तो इस हफ्ते अपने इमोशंस को रिकॉर्ड करने की कोशिश कीजिए। देखिए कि यह आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है। अपने इमोशंस को समझिए, उन्हें अपनाइए और अपने लिए एक नई राह चुनिए जो आपको खुशियों की ओर ले जाए। इस पुस्तक में दी गई हर सलाह हमें यही सिखाती है कि हम अपने इमोशंस को समझें, उन्हें स्वीकारें और उनका सही तरीके से प्रबंधन करें। जब हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतुलन पा सकते हैं। इमोशंस हमारे अनुभव का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम इन्हें सही दिशा में ले जाएं, तो यह हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। हमें खुद को समझने, स्वीकारने और अपने इमोशंस को जागरूकता से जीने की जरूरत है। अगर आपने यह किताब पढ़ी या इस वीडियो को देखा, तो आप खुद से वादा कीजिए कि आप अपनी भावनाओं को एक नई दिशा देंगे। हर दिन एक कदम और बढ़ाइए। अपने इमोशंस को समझते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी और वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। आपके सुझाव और सवालों का स्वागत है, उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपनी भावनाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन दें और खुश रहें।